हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हम लोग परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ दे रहे हैं और ये हमारी 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की हिंदी मीडियम की परीक्षा बोर्ड के हम लोग MCQ दे रहे हैं। इसमें लगभग आपको 190 प्लस MCQ मिलेंगे। इससे पहले ही हम लोग साइंस की हिंदी मीडियम की और साइंस की इंग्लिश मीडियम की 10th क्लास की दे चुके हैं। 12th क्लास की भी फिजिक्स की इंग्लिश मीडियम की दे चुके हैं। और अगर आपको कोई सी और परीक्षा बोर्ड चाहिए हो जिसमें MCQ वगैरह ऐसे ही दिए जाएं जैसा कि इस वीडियो में दिया जा रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि हम लोग और भी आपको ऐसी वीडियो दे पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका पहला क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 1789 में फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, टाइथ किस प्रकार का कर है? तो जो हमारा टाइथ है ये हमारा किस प्रकार का कर है? उपज कर है। थर्ड क्वेश्चन है प्रथम स्टेट कौन थे? तो प्रथम स्टेट हमारे कौन थे? पादरी। फोर्थ है टैली क्या थी? तो टैली एक हमारा क्या है? भूमि कर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मैथ्सिनी ने की थी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड और सेकंड चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट है रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट एक राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने के संबंध में एक कानून था। नेक्स्ट है थर्ड वाला, भारतीय मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल कब की गई? तो जो पहली राजनीतिक हड़ताल है वो 25 जून 1908 ईस्वी में की गई थी। चौथा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पांचवा है असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुए। छठवां है डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया? तो इन्होंने कौन सा संगठन कायम किया? दलित वर्ग एसोसिएशन। सातवां है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी ने की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये जो हमारे MCQ हैं इसको हम फटाफट पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अगर आपको एक बार में याद नहीं होते या समझ में नहीं आता तो आप इसको वापस से देख सकते हो। जब भी आप फ्री रहते हो तो इनको देख सकते हो, जैसे खाना खाते समय, घूमते फिरते समय। जितना ज़्यादा आप देखोगे ये सारे MCQ आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये MCQ के अलावा 1 मार्क्स के और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले उनमें भी पूछे जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का, हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आए हैं? तो जो हमारी बहुत सारी फसलें वो कहाँ से आई हुई हैं? अमेरिका से। सेकंड है निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा? तो ये किससे पड़ा? रिंडरपेस्ट से। थर्ड है 18वीं सदी तक निम्नलिखित में से किन देशों को सबसे धनी देशों में गिना जाता था? तो भारत और चीन को सबसे धनी देशों में गिना जाता था। चौथा क्वेश्चन है हमारा केनान कॉलोनी किसे कहा जाता है? तो केनान का मतलब होता है नहर, यानी नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को हम क्या कहते हैं? केनान कॉलोनी कहते हैं। पांचवा साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का किस समझौते के तहत बंटवारा किया? तो किस समझौते के तहत किया? 1885 के बर्लिन समझौते ने। छठवां है चटनी म्यूज़िक कहाँ लोकप्रिय है? तो जो हमारा चटनी म्यूज़िक है वो हमारा कहाँ पे लोकप्रिय है? त्रिनिदाद और गुयाना में। सातवां है हमारा आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो ये सबसे बुरा असर कहाँ पड़ा? अमेरिका पे। आठवां है जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? कीटाणु। 9 है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? तो इसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 4 और उसका नाम है औद्योगिकरण का युग। इसका पहला है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। इसके बाद में नेक्स्ट है बम्बई में
बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो बम्बई में सबसे पहले कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में खुला। थर्ड है 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान की फ़ोटो छपी थी? तो किस भगवान की छपी थी? विष्णु भगवान की। चौथा 1930-1940 के दशक में यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताइए। तो जो यूनियन कार्यकर्ता था उसका नाम क्या था? भाई भोसले। पांचवा सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? तो ये किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट्स ने। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थी? तो ये किससे चिढ़ती थी? तो इसका आंसर है हमारा स्पिनिंग जेनी। सातवां, कलकत्ता में किस पूंजीपति द्वारा पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? सेठ हुकुमचंद के। आठवां, 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ थे? बंगाल और बम्बई में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5th चैप्टर, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसका पहला क्वेश्चन हमारा, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित की गई? तो ये सबसे पहली कहाँ की गई? चीन, जापान और कोरिया में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? एक धर्म सुधारक थे। चौथा हमारा, एक पेशिया किताबें बेचने वालों को कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? चैपमैन। पांचवा है, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? उलेमा। छठवां हमारा, कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन है? मार्टिन लूथर। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का पुराना नाम है? तो टोक्यो के पुराने नाम को हम क्या कहते हैं? एडो। आठवां, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देने वाले वार्षिक प्रकाशन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंचांग कहते हैं। 9th है, भारत में सबसे पहले किस भाषा की पुस्तकें लिखी गई? तो ये सबसे पहले किस भाषा की लिखी गई? कोंकणी भाषा की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पहला चैप्टर, संसाधन एवं विकास। ये अभी तक हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा संसाधन और विकास। तो इसका पहला हमारा क्या है? लोह अयस्क कि किस प्रकार का संसाधन है? तो ये किस प्रकार का है? अनवीनीकरण युग। नेक्स्ट है उसके बाद में सेकंड, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण हमारा कौन सा है? अधिक सिंचाई। उसके बाद में थर्ड है हमारा इसको हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। थर्ड है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती होती है? तो ये किस प्रांत में होती है? उत्तराखंड में। क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तो मैदानी इलाके होते हैं, उत्तराखंड ही पहाड़ी इलाका है, इसलिए सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होती है? उत्तराखंड में। चौथा क्वेश्चन है, संसार का एक विकसित देश है? तो संसार का एक विकसित देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा, भारत में मैदानी भूमि लगभग कितनी है? तो मैदानी भूमि लगभग कितनी है? 43%। छठवां, चारागाह है? तो चारागाह मतलब जहाँ पे जीव जंतु घास चरते हैं, तो ये कौन सा है? प्राकृतिक घास से ढकी हुई भूमि। उसके बाद में सातवां है हमारा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने टाइप के होते हैं? 2, जैविक और अजैविक। फिर आठवां है हमारा, काली मृदा कहलाती है? तो काली मृदा को हम क्या कहते हैं? रेंगर मृदा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसमें कौन सा हमारा? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये हमारा इनका उदाहरण या सही कारण नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता? वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में? तो सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। इसमें स्थायी वन सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया? तो ये किस में किया गया? उड़ीसा में। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में
डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो ये कौन सा है? बक्सर टाइगर रिजर्व में है। नेक्स्ट है हमारा छठवां, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो जो बाघ रिजर्व पार्क हैं वो लगभग कितने? 50। सातवां, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो ये हमें समझ में आता है कि जो चिपको आंदोलन है वो पेड़ से चिपकने के संबंध में है। तो ये क्या है? हिमालय क्षेत्र में महिलाएं मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपककर उनकी रक्षा की गई थी, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या है? चिपको आंदोलन। उसके बाद में नेक्स्ट है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन क्षेत्र में नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? भैरव देव डाक व सेंचुरी। नाइन्थ है, ऐसी जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं वो कौन सी कहलाती हैं? तो जो ऐसी होती हैं उनको हम कहते हैं लुप्त जातियां या फिर विलुप्त प्रजातियां। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर और इसका नाम हमारा क्या है? जल संसाधन। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग लवणीय है? तो ये कितना भाग है? 96.6% है वो लवणीय है, मतलब नमक युक्त है यानी खारा है, और बाकी का पानी हमारा पीने योग्य है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर का, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत द्वारा प्राप्त होता है? तो ये कितना प्रतिशत होता है? लगभग 22%। थर्ड है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है? तो ये किस में अपनाई जाती है? मेघालय में। चौथा है, बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ और बड़े बांधों के संरक्षण हेतु कौन से आंदोलन चलाए गए? तो ये कौन से चलाए गए? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा, पालर पानी से क्या मतलब है? तो जो पालर पानी है इससे हमारा क्या मतलब है? शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी को हम क्या कहते हैं? पालर पानी। छठवां हमारा, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो ये कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। सेवंथ है, भारत के दो राज्य कौन कौन से हैं जहाँ जल की कमी रहती है? तो दो राज्य जहाँ जल की कमी रहती है वो हमारे कौन कौन से? राजस्थान में एक रहती है और एक और गुजरात में। नेक्स्ट है 8वें नंबर का, 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जो 11वीं सदी में निर्मित की गई? भोपाल झील। उसके बाद में नेक्स्ट है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये लगभग 3/4 भाग। 10वां, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो ये कौन सी है? दामोदर घाटी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कृषि, फोर्थ चैप्टर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोपण कृषि। सेकंड है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो हमारी दो टाइप की फसलें होती हैं, एक होता है रबी फसलें, एक होता है खरीफ फसलें। रबी वो जो मतलब सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मी के टाइम पर काटी जाती हैं, और खरीफ वो जो बरसात के टाइम पर बोई जाती हैं और दिवाली के आसपास निकाली जाती हैं। तो इनमें से रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी फसल हमारी कौन सी है? चना। नेक्स्ट है थर्ड वाला, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो जितनी भी हमारी फलीदार फसल होती हैं वो सब क्या होती हैं? दालें होती हैं। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाली कौन सी हैं? चावल और गेहूँ। फिफ्थ है हमारा, चीन के बाद विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? भारत में। सबसे ज़्यादा होता है चीन में और उसके बाद में होता है भारत में। छठवां, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो कितनी है? 2/3। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो ये कौन सा है हमारा जो ऐसा बनता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? बॉक्साइट। नेक्स्ट हमारा सेकंड, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो किसका है? अभ्रक का। थर्ड है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है? तो ये किस में होता है? हमारा तलहटी चट्टानों में। चौथा है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? थोरियम। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोह अयस्क नहीं है? तो इनमें से कौन सा लोह अयस्क नहीं है? तो इसका सही आंसर है बॉक्साइट। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? तो महासागरीय जल से हमारा कौन सा प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम।
सातवां है मयूरभंज और केंद्रुझर लोहे अयस्क की खानें कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ है स्थित है? ओडिशा में। आठवां क्वेश्चन है सबसे अधिक कार्बन के प्रतिशत के साथ अच्छा कोयला कौन सा है? तो ये कौन सा है? एंथ्रेसाइड। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 चैप्टर विनिर्माण उद्योग यानी फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो जो कच्चे माल के रूप में चूने को प्रयोग करता है वो कौन सा है? सीमेंट उद्योग। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो जो स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? SAIL यानी सेल। थर्ड है निम्नलिखित में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन। चौथा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो ये सब सूचना प्रौद्योगिकी जनरेट करता है। नेक्स्ट है भेल, गेल, सेल जैसे उद्यम किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में। छठवां हमारा भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है? गुजरात। सेवंथ है भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो रेशम का हमारा कौन सा है? मैसूर। उसके बाद में अगला है हमारा 7th चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो कौन से जुड़े हुए हैं? सिलचर तथा पोरबंदर। सेकंड है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों द्वारा देरी से घटाता है? तो जो हमारे वाहनों से हानियां वगैरह होती हैं इनको कौन घटा देता है? पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू फिर ये सारा कुछ ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ? तो इनमें से कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र। चौथा इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है अतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? विशाखापट्टनम। पांचवा निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो भारत का परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा है? रेल परिवहन। छठवां आया हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों को के व्यापार को दर्शाता है? तो इसको कौन दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सातवां हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तथा रख रखाव कौन करता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव कौन करता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग सारे केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका कौन करेगा? केंद्र सरकार। आठवां भारतीय रेल के कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो भारतीय रेल को 16 जोनों में विभाजित किया गया है। नौवां क्वेश्चन है राजा सांसी वायुपत्तन किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? पंजाब। 10वां क्वेश्चन है आयात निर्यात के कुल मूल्य का अंतर क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं व्यापार संतुलन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राजनीति। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सत्ता की साझेदारी यानी पावर ऑफ शेयरिंग। इसका पहला क्वेश्चन है बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं? तो किस किस से लगती हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से। दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद में हमारा 1970 से 1993 ईस्वी के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो ये कितनी बार किए गए? 4 बार किए गए। तीसरा क्वेश्चन है श्रीलंका में कौन सी जातीय समूहों के लोग रहते हैं? तो ये कौन से रहते हैं? सिंहली जाति के भी रहते हैं, तमिल जाति के भी रहते हैं और ईसाई जाति के रहते हैं। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948। पांचवा है हमारा सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में? तो किस में? बेल्जियम में। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, जिसका नाम क्या है? संघवाद। तो ये मैं आपको फटाफट कराते जा रहा हूँ। और आपको करना क्या है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करते जाना है आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि आपको और भी इसी टाइप की अच्छी क्वालिटी में वीडियो मिलती जाए। तो हम लोग फटाफट सेकंड वाला भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो ये कैसी सरकार है? संघीय सरकार है। सेकंड है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो कितने की है? 44% की। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा
निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? कानून व सुरक्षा। चौथा क्वेश्चन है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? तो इनको हम क्या कहते हैं? नगर पालिका और नगर निगम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो साथ लेकर के चलने वाले संघ का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? भारत। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसको कौन करता है? न्यायपालिका। नेक्स्ट है उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? तो ये कब उठाया गया? 1992 में। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? रक्षा। नेक्स्ट हमारा 9th क्वेश्चन, जो विषय किसी सूची में नहीं आता वे किसके अधिकार क्षेत्र में चलते हैं? तो वे किसके में चलते हैं? संघ सूची या केंद्र सरकार में। 10वां है, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ किस भाषा को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति प्रदान की है? तो ये किसने की हुई है? अंग्रेजी ने की हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd क्वेश्चन, तो ये हमारा लोकतंत्र और विविधता। तो इसमें पहला हमारा क्या है? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए? तो ये किसके द्वारा चलाए गए? मार्टिन लूथर और किंग्स जूनियर के इसमें। सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो ये किसको करना पड़ा? यूगोस्लाविया को। थर्ड है हमारा, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो ये किस में? जर्मनी और स्वीडन में। नेक्स्ट हमारा 4th वाला, 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? मैक्सिको में। 5वां हमारा, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इनका क्या है? जन्म। उसके बाद में 6वां है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोगों का प्रतिनिधि राजनीतिक दल है? तो कौन सा? नेशनलिस्ट पार्टी। 7वां, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ और कब तक चलता रहा? तो 1966 में शुरू हुआ और 1975 तक चलता रहा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, जो है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इससे पहले भी हम लोग और भी परीक्षा बोर्ड के ऐसे क्वेश्चन दे चुके हैं, तो वो आपको यूट्यूब के चैनल पर ग्रुप बना है, जिसमें मतलब यूट्यूब के चैनल पे जो आपका प्लेलिस्ट होगी उसमें लिखा हुआ है परीक्षा बोर्ड 2022, तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। नहीं तो इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्या है? 4था चैप्टर, और ये क्या है हमारा? जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे? तो ये किसने कहे? महात्मा गांधी जी ने। सेकंड है इसके बाद में हमारा, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ये कहाँ पे है? पंचायती राज की संस्थाओं में। तीसरा है, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे पारिवारिक से जुड़े मसलों को आधारित कानून कौन? इन आधारित कानूनों को हम क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पारिवारिक कानून। चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो ये कितनी है? 64.6%। पाँचवा, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है? तो कहाँ है? स्वीडन में। छठवां क्वेश्चन है हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये डी वाला है, धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण। साथ में भारत में लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये कितना है? हर 1000 व्यक्ति पर 943 महिलाएं। उसके बाद है हमारा 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां चैप्टर, जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। इसका पहला क्वेश्चन है, बाम सेफ क्या है? तो बाम सेफ हमारा क्या है? तो ये हमारा सरकारी कर्मचारियों का एक संगठन है। सेकंड है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? तो ये लंबी अवधि तक चलने वाला एक आंदोलन था। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में आंतरिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र को किस राजा द्वारा स्वीकार किया गया? तो ये किस राजा द्वारा स्वीकार किया गया? राजा वीरेंद्र द्वारा।
चौथा क्वेश्चन है हमारा, राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो क्या था? 2005 ईस्वी में निर्वाचित सरकार का भंग हो जाना। पांचवा है हमारा, बोलीविया का जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बोलीविया का जल युद्ध। नेक्स्ट है उसके बाद में छठवां, मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ, पेशेवर निकाय आदि जैसे हित समूहों को क्या कहा जाता है? तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग विशेष के हित समूह। सातवां हमारा, बामसेफ किस तरह के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है? तो ये किस तरह के खिलाफ में चलाता है? जातिगत भेदभाव के खिलाफ में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 चैप्टर, जो कि हमारा क्या है? राजनीति दल। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजनीति दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा हमारा जो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है? दबाव समूह। सेकंड है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो ये कौन सी है? मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी। यानी ये सारे के सारे हमारा किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्स पार्टी की विचारधारा की मुख्य विशेषताएं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है? तो क्षेत्रीय दल का हमारा कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। क्षेत्रीय दल हमारे वो होते हैं जो राज्य में होते हैं और बाकी के हमारे राष्ट्रीय दल होते हैं। तो इनमें से असम गणराज्य ये असम में है, तेलुगु देशम पार्टी ये तेलंगाना में, शिवसेना ये महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट है, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो द्विदलीय व्यवस्था का मतलब जिसमें केवल 2 दल हो। तो ऐसा हमारा कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में केवल 2 पार्टी होती हैं। इंडिया में तो जैसे बहुत सारी है, जैसे एक हो गई हमारी बीजेपी, एक हो गई हमारी कांग्रेस, एक हो गई हमारी सपा, एक हो गई बीएसपी, ऐसी बहुत सारी। नेक्स्ट हमारा पांचवा, भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो राजनीतिक दलों की भारत में संख्या कितनी है? लगभग 750 से भी अधिक है। छठवां क्या है? भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो जो भारत में राष्ट्रीय दल हैं वो कितने? 7 हैं। सातवां, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जो हमारा भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है जो अभी सरकार में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश किस तरह की व्यवस्था वाले देश कहलाते हैं? तो इसको हम कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसको मिनिमाइज कर लेते थोड़ा सा। तो 7वां है हमारा लोकतंत्र के परिणाम। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? तो इसका हमारा बी हो जाएगा, कार्यकुशल होती है, लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है, क्योंकि इसमें फैसले लेने में क्या होता है? एक दूसरे का सलाह मशवरा लेना पड़ता है, इस वजह से ये लेट हो जाती है। सेकंड क्या है? लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है? क्योंकि ये समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाती है, टकरावों को अच्छी तरह से संभाल लेती है, गलतियों को सुधारने की आशा होती है और बेहतर निर्णय होते हैं, इसीलिए ये लोकतंत्र सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है। इसके बाद में थर्ड है हमारा, देश की आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है? तो देश का आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है? वैश्विक स्थिति पर, देश की जनसंख्या के आकार पर और अन्य देशों की सहायता पर, मतलब उपरोक्त सभी। चौथा है हमारा, सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करती है? तो किस प्रकार से प्राप्त करती है? पहचान पत्र या राशन कार्ड या फिर वो समग्र आईडी कार्ड से। नेक्स्ट हमारा पांचवा, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? तो जो हमारा लोकतंत्र होता है इसमें निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? क्योंकि लोकतंत्र में विचार विमर्श बहुत किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है, इसीलिए इसके निर्णय लेने में देरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी वाला। नेक्स्ट है हमारा 8वां चैप्टर, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक सुधार से हमारा क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझावों का प्रस्ताव। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? तो लगभग कितने भागों में नहीं है?
लगभग 1/4 भाग में नहीं। इसके बाद में तीसरा है हमारा, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण क्या है? तो इसको मजबूत करने के लिए एक उदाहरण क्या है? संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हर लोकतंत्र के सामने किसी न किसी रूप में है? तो ये कौन सी है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती? उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां, लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है? तो लोकतंत्र किसका कर रहा? आधारभूत चुनौती, विस्तार की चुनौती, लोकतंत्र की मजबूती, उपरोक्त सभी का। छठवां, इनमें से कौन सी चीज़ें लोकमत के मार्ग में बाधा हैं? तो कौन सी हैं? जातिवाद इसमें बाधा है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पहला चैप्टर, विकास यानी डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है, सिविक्स हमारी ख़त्म होगी। तो इसका पहला है हमारा सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किस पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, यानी उपरोक्त सभी। सेकंड है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ये किसकी है? श्रीलंका की। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला, कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है? तो ये किस प्रकार का है? सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। चौथा है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो किसे औसत आय कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारा होगा प्रति व्यक्ति आय को ही हम लोग क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। इसके बाद में 5वां है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं? तो कौन सा? वहाँ आधारभूत स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाएं पर्याप्त प्रावधान है, इसीलिए वहाँ की शिशु मृत्यु दर क्या है? कम है। छठवां है, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है हमारा 7वां, तो 7वां है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है? तो मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? UNDP। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसका पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित हैं, तो किस पर विभाजित हैं? उद्यमों के स्वामित्व पर, मतलब जो भी फैक्ट्रियों के मालिक होंगे उनके स्वामित्व के आधार पर पता चलेगा कि ये सार्वजनिक क्षेत्र हैं या फिर निजी क्षेत्र हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रकृति से उत्पादन कौन से क्षेत्र की गतिविधि है? तो ये किसकी है? प्राथमिक की। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के सदस्य कौन से? तो इसमें से हमारे कौन से? भूमिहीन कृषि श्रमिक भी हैं, छोटे और सीमांत किसान भी है, फसल बटाईदार और कारीगर भी हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा चौथा, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। 5वां, कौन से क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो सबसे अधिक रोजगार कौन सा देता है? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है 6वां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुई? तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसी को हम क्या कहते हैं? मनरेगा, और ये कब आई? 2005 में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा 3 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। तो जो आर्थिक गतिविधियां उनको कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? 3 में। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। 8वां क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? तो लगभग कितने आते हैं? 80%। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर, जो है मुद्रा और साख। इसका पहला है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो ये कौन लेता है? सदस्यों द्वारा। सेकंड है हमारा, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा नियोक्ता। थर्ड है हमारा, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? तो किसको मिलता है? अमीर परिवार के लोगों को। नेक्स्ट है हमारा चौथा, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। नेक्स्ट है 5वां, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? तो ऋण के औपचारिक स्रोत हमारे कौन कौन से? जहाँ से हमें ऋण मिलता है तो बैंक से मिलता है और
सहकारी समितियों से मिलता है। छठवां हमारा, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो पहले हमारा किसका किया जाता था मुद्रा के रूप में प्रयोग? तो अनाज का भी किया जाता था, पशुओं के बदले में भी चीज़ें खरीदी जाती थी, सोना चांदी का भी होता था, तांबे का भी होता था, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो कितना रखते हैं? 15%। 8वां, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 4th चैप्टर। तो 4th देख लेते हैं हम क्या है। तो ये हमारा वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्विध आवागमन देखा गया है। तो इसका आंसर क्या है? देशों के बीच वस्तुएं, निवेशों और लोगों का। सेकंड है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो ये कौन से लोगों में? सभी प्रकार के लोगों में। नेक्स्ट है हमारा 3rd वाला, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? उदारीकरण। नेक्स्ट हमारा 4th, किसने सभी लोगों के जीवन स्तर सुधारने में सहायता की है? तो ये किसने सभी लोगों के जीवन स्तर सुधारने में सहायता की है? वैश्वीकरण ने। 5वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो इस निवेश को हम क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। नेक्स्ट हमारा 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभर चुकी हैं? तो कौन कौन सी उभर चुकी हैं? तो एशियन पेंट ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन चुकी है, रैनबैक्सी ये भी बन चुकी है, टाटा मोटर्स भी बन चुकी है, मतलब उपरोक्त सभी। 7वां हमारा, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा लगभग कितना है? तो इसमें हमारा कितना है कृषि का हिस्सा? लगभग 1% अमेरिका में। 8वां हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारतीय में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया? तो किसने नहीं उठाया भारत में वैश्वीकरण का? कृषि क्षेत्र ने लाभ नहीं उठाया, बाकी का सभी ने लाभ उठाया। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हमारा चैप्टर है उपभोक्ता भाग अधिकार। जैसे ये एक बार आप पढ़ लोगे और अगर आपको वापस से जैसे करना होगा तो बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए एक बार जैसे आज पढ़ लिया तो 1-2 दिन का गैप दे करके इस वीडियो को वापस से देख लेना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाई रिवीजन के हिसाब से रहे। नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कोपरा कानून कब बना? तो ये कब बना? 1986 में। सेकंड है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाण चिन्ह है? तो हम लोग जानते ही हैं कि हॉलमार्क सोने के लिए लगता है, जैसे वो बोलते हैं ना हॉलमार्क लगा हुआ सोना खरीदो। थर्ड है, राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालतें किस राशि तक का मुकदमा लड़ती हैं? तो ये किस तक का लड़ती हैं? 20 लाख से लगा करके 1 करोड़ तक की राशि का कौन लड़ता है? राज्य जो स्तरीय उपभोक्ता अदालतें होती हैं वो करती हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा, उपभोक्ता जिला स्तरीय न्यायालय किस राशि तक का लड़ती हैं? तो जो जिला वाली होती हैं वो कौन से? 20 लाख तक के दावे का, 20 लाख तक का जिला और 20 लाख से 1 करोड़ तक का राज्य और इससे ऊपर का फिर हमारा राष्ट्रीय के उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 5वां, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? हमारा अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट है हमारा 6वां, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा मनाया जाता है? 24 दिसंबर। 7वां, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? तो ये अत्यधिक खाद की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ एवं खाद्य तेल में गिरावट, यानी इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन है? तो लगभग कितना है? 700 से अधिक। तो इस वीडियो में हमने लगभग 190 प्लस क्वेश्चन देखे एमसीक्यू में, जो हमारे सोशल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इसके साथ साथ आप जो साइंस का है वो भी देख लेना। बाकी का मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में हम लोग। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, लाइक भी कर देना वीडियो को। थैंक यू।